डिस्कस करते हैं आज के पास्ट ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर रे ऑप्टिक्स। और ये सवाल CBSE 2015 में दिल्ली के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन है, अ कनकेव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इमर्ज्ड इन अ मीडियम, जिसकी खुद की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.65। तो आपको बताना है कि नेचर ऑफ लेंस क्या होगा, किस तरीके का नेचर ऑफ लेंस है। तो आप देखो, जो आपने लेंस इस्तेमाल किया वो है कनकेव और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। अब जिसमें आपने इसको इमर्ज किया ना उसका है इससे ज़्यादा, यानी कि 1.65। तो जो भी लेंस है ना वो बिहेव करने लग जाएगा कन्वेक्स लेंस की तरह। क्यों ऐसा बिहेव करेगा? क्योंकि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम का ज़्यादा होता है खुद के कंपैरिजन में, तो लेंस का जो नेचर होता है ना वो चेंज हो जाता है। तो ये बात याद रखना, जो हमारा कनकेव था अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वेक्स में। क्यों कन्वेक्स में कन्वर्ट हो गया? क्योंकि जिस मीडियम में आपने उसे इमर्ज किया था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.65, विच इज़ वे ग्रेटर दैन देयर ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात समझ गए? चलिए आप डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला हुआ है कि क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश आप कर पाओगे एंगल ऑफ इंसिडेंट जो कि I है, प्रिज्म का एंगल जो कि A है, और मिनिमम डेविएशन ट्रायंगुलर प्रिज्म के केस में। तो ये बात हम सबको पता है कि जो भी हमारा एंगल होता है प्रिज्म का और जो मिनिमम डेविएशन होता है, ठीक है, डेल्टा एम जिसे हम बोलते हैं, उन दोनों को अगर आप प्लस कर दो तो 2 टाइम्स निकल के आता है एंगल ऑफ I, ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट के। तो ये रिलेशन आप याद रखना, ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ये भी CBSE के अंदर पूछा गया था। और अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाओ वेव ऑप्टिक्स के और वहाँ पे आप डेरिवेशन देख लो, जहाँ पे आपको समझ आ जाएगा ये रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, चलिए जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अलग से इस पर स्टार मार्क कर लो। चलो, और ये क्वेश्चन 2017 के कंपार्टमेंट पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। बड़ा आसान आंसर है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एक रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम से इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रहा है और स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम में वो जाने वाला है। यानी कि अगर मैं बात करूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI की, तो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम जहाँ से वो आया डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम वो जहाँ ट्रेवल करेगा। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप फ्री स्पेस की बात करो तो फ्री स्पेस वही होता है जहाँ से वो ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। चलिए ये बात समझ गए। और अगर आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखना तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस मीडियम से वो आया है वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट C रख लो और जिसमें जाएगा वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट V रख लो। बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के इक्वल होता ही है या किसी भी कांस्टेंट के इक्वल आप रख सकते हो। तो ये डिटेल आंसर मैंने बता दिया आपको। चलिए अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो और बोला हुआ है कि आप स्पीड कैलकुलेट करो स्पीड ऑफ लाइट की इस लिक्विड के अंदर जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अननोन है। ठीक है, तो ये चीज़ हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हमें इतना तो पता ही है इस रे डायग्राम के अकॉर्डिंग कि हमें स्पीड कैलकुलेट करना है और अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर तो हम फॉर्मूला वही अप्लाई करने वाले हैं। भाई जो भी लाइट रे है ना वो आएगा तो ऊपर वाले मीडियम से। ऊपर क्या था? ऊपर एयर होगा मान लो, तो एयर से ट्रैवल करके वाटर की ओर जा रहा है। तो जो हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे C/V। मतलब हमें वेलोसिटी के टर्म्स में आंसर देना है। अदरवाइज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा फॉर्मूला भी होता है। कहीं अगर मैं बात करूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो जो इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उनको अगर डिवाइड कर दो ना उनके रेशियोज़ को, तो भी आपका बन के आता है। बट हम फिलहाल उस पर जाएंगे नहीं, हमें जानना है बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि स्पीड के टर्म्स में। तो ये फॉर्मूला है। अब आपको इतना पता है कि अननोन मीडियम के केस में जो भी आपका ऊपर वाले का वेलोसिटी आप उसको 1 कंसीडर कर लो फिलहाल के लिए, बाकी नीचे वाला जो है उसको साइन ऑफ IC मान लो। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलो दूसरा, अगर मैं इस फॉर्मूले को ना आपको ऐसे डिटेल में करके दिखाऊँ ना तो कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे म्यू इज़ इक्वल टू C/V, सबको पता है, और C की जगह मैं चाहूँ तो 3 × 10⁸ लिख सकता हूँ। ओके, V मेरे को नहीं पता, छोड़ दो। साथ में म्यू इज़ इक्वल टू 1 में साइन ऑफ IC। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ आ गया। चलो, तो इन दोनों को जब आप कंपेयर कराओगे, अच्छा यहाँ पे 1 क्यों लिखा? हमें नहीं पता, अननोन मीडियम है, वहाँ पे स्पीड आप 1 मान लो। अब हमें नहीं पता और हमें वही निकालना है, वही वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो इन दोनों को कंपेयर करो। इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो हमारे पास कुछ ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। ठीक, देखो ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे लिख दिया और ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे लिख दिया। अब आप सोच रहे होगे कि साइन IC की जगह आपने ये क्या लिखा है 30/50। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पे लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करोगे तो ये आपका 50 निकल के आएगा। ठीक है, तो चलो अब आगे बात करते हैं इस वैल्यू रिप्लेसमेंट की। यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस की, वो आ गया 30/50। ठीक, अब यहाँ से ये V निकालना है, ये वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो जब आप ये V निकालोगे तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर निकल के आता है 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
यानी कि जो लाइट रे यहाँ से इस वाले मीडियम में ट्रेवल कर रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अननोन है, उस केस में स्पीड है 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये भी CBSE के अंदर 2016 में पूछा गया था। चलिए अब जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे बोला गया है आपसे कि ए रे PQ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन रिफ्रैक्टिंग फेस BA is refracted in the prism BAC made up of material of refractive index 1.5। यानी कि एक रे जो है वो इंसिडेंट करता है, ये PQ रे इंसिडेंट करता है इस प्रिज्म के ऊपर, और जिस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, जिस मटेरियल से बना है वो है 1.5। आपको एक तो पूरी तरीके से पाथ जो है वो कंप्लीट करके बताना है इस रे का, और दूसरा है कि भी फ्रॉम विच फेस विल दी रे इमर्ज, और ये जो रे है ना इंसिडेंट रे, ये किस फेस से इमर्ज करेगा, आपको आंसर जस्टिफाई करके बताना है। तो चलो इसका आंसर डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे देखो, अगर आपने क्वेश्चन पीछे डिटेल में देखा होता तो वहाँ पे ये एंगल 60 गिवन है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये एंगल ना 60 गिवन है और ये 90 है। तो आप मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, 60 90 ये, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल 180 होते हैं, ठीक है। तो चलो अब आंसर में देखिए, ये तो हमें पता है कि ये 60 था, ये 90 था और ये हो गया 30। और जो ये रे इंसिडेंट कर रहा है तो उस वक्त इसका ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 ये 30, तो जब रिफ्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि ये जो रिफ्रैक्ट का एंगल है वो तो हो गया 60 डिग्री, बट ये इंसिडेंट वाला एंगल कितना बचेगा। अगर टोटल ये भी पूरा 90 था, ठीक है, इसमें से 60 हटा लो तो ये वाला पार्ट बचेगा 30 डिग्री। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख गया। चलो तो अगर ये 30 डिग्री है, अब ये बाहर की ओर निकलेगा या नहीं निकलेगा ये इस पर डिपेंड करता है कि जब आप कंपेयर करोगे इसको क्रिटिकल एंगल के थ्रू। तो ये इसको सॉल्व करें आगे की ओर। देखो एट प्लेन फेस AC, तो ये प्लेन AC दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है। जो भी इंसिडेंट है ना वो 30 डिग्री का, इधर देखना है आपको कि यहाँ इंसिडेंट करेगा और फिर यहाँ से निकालना है आपको बाहर की ओर। तो एंगल हो गया 30 डिग्री, जैसा मैंने आपको बताया। जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है C, और आपको इतना तो पता ही है रिलेशन क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में, पीछे हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, वो है 1/sin C, ठीक। तो अगर आपको यहाँ से क्रिटिकल एंगल निकालना है यानी कि sin C निकालना है तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इधर भेज दो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके क्वेश्चन में प्रिज्म का दिया हुआ था 1.5, ठीक। तो आप यहाँ पे पुट कर दो 1.5। अब जब आप इसको ओवरऑल मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो आपके पास निकल के आएगा ये 0.67, ठीक। अब 0.67 ना कहीं ज़्यादा होता है 30 डिग्री से। कैसे, ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। देखो sin 30 की हम अगर बात करें तो sin 30 होता है 1/2, जिसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो निकल के आएगा 0.5, ठीक। और ये आंसर क्या निकल के आया 0.67। तो 0.67 कहीं ज़्यादा है 30 डिग्री से, ठीक। तो अगर ये 30 डिग्री से ज़्यादा है यानी कि जो आपका क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, वो इंसिडेंट से बड़ा है, तो अगर क्रिटिकल एंगल बड़ा हो जाए इंसिडेंट से तो जो भी आपका लाइट रहे वो इमर्ज कर जाएगा। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल से तो फिर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते रह जाता है, वो बाहर नहीं निकलता। बट फिलहाल क्रिटिकल एंगल बड़ा है इंसिडेंट से, इंसिडेंट आपका 30 है और क्रिटिकल एंगल जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल बड़ा है तो लाइट कहाँ से बाहर निकल जाएगा, इस AC पाथ से बाहर निकल जाएगा इस तरफ ट्रेस करते हुए। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन।